मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। तो इससे पूर्व का जो वीडियो था जिसमें हमने नदी के जो ऊपरी भाग में जो निर्मित शिलाकृतियां हैं, जिसमें वी आकार की घाटी, गोज, कैनियन, जलप्रपात, छिपरिका और जलज गर्तिका, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती भाग में निर्मित शिलाकृतियां। तो इससे पूर्व मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं कि सर्वप्रथम हमने देखी थी वी आकार की घाटी। आपको पता है कि नदी पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हुई जब समुद्र में गिरती है तो उससे पूर्व यानी अपर्दन, परिवहन और निक्षेप क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसे नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो नदी पर्वतीय भागों में अपना अपर्दन का कार्य अधिक करती है। ऊपरी भाग में अपर्दनात्मक शिलाकृतियों को हम शामिल करेंगे प्रमुख रूप से, जिसमें वी आकार की घाटी। हमने देखा था कि नदी अपने ऊंचे पर्वतीय भाग के अंदर अपनी तलहटी को काटती है। जैसे ये कोई नदी आ रही है तो नदी के मार्ग के अंदर रुकावट आई तो नदी क्या करती है, अपनी तलहटी को काटती है, जिसके कारण अंग्रेजी के वी शेप के अनुसार जो शिलाकृति बनती है नदी के अपर्दनात्मक कारक के कारण, जिसकी अंतम संकरी घाटी होगी, पार्श्व किनारे तीव्र ढाल वाले होंगे, वो यानी वी आकार की घाटी कहलाती है। जब वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है तो जैसे जैसे नदी नीचे उतरती है, सहायक नदियों की मात्रा बढ़ जाती है, तो नदी अपनी तलहटी के साथ साथ पार्श्वों को काटती है। तो नदी की घाटी थोड़ी चौड़ी हो जाती है और जिसका ढाल मंद होगा और गहरी होगी, तो वो शिलाकृति बनेगी कैनियन। तो हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप है वो कैनियन के नाम, गोर्ज के नाम से जाना जाता है। वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप गोर्ज, और जब गोर्ज और ज्यादा विस्तृत हो जाता है वही, तो यानी जब वी आकार की घाटी में सहायक नदियां मिलेंगी तो बनेगी गोर्ज, और गोर्ज के अंदर फिर और सहायक नदियां आती, नदी घाटी तलहटी के साथ साथ पार्श्वों का अपर्दन अधिक करती है, क्योंकि सहायक नदियां इसमें बढ़ जाती है, और सहायक नदियां बढ़ेगी तो नदी घाटी यानी मुख्य रूप से क्या है, गहरी गोर्ज का निर्माण करती है, जिसमें हम सिंधु गोर्ज का निर्माण, सतलुज है या ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां यानी गोर्ज का निर्माण है वो प्रमुख रूप से क्या है, करती है। तो वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप कैनियन, कैनियन का विस्तृत रूप है हमने गोर्ज देखा था। इस प्रकार जलप्रपात क्या होता है, जब नदी घाटी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के सारे ऊपर उठकर जब नीचे गिरती है ना, तो वहां फिर क्या है, जल नीचे जलप्रपात का निर्माण होता है। जब ये चट्टानें लंबवत हो तो भी हो सकता है, और नदी घाटी का जल ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो एक जलप्रपात का निर्माण होता है। ऊपर से ज्यादा गिरेगा तो नीचे अवमित कुंड का निर्माण भी प्रमुख रूप से हो जाता है। कई बार क्या होता है, यानी सोपानाकार क्रम के अंदर चट्टानें मुख्य रूप से नदी अपरदित कर देती है, और वो होता है जब कठोर और मुलायम चट्टानें होगी, तो उसमें जब सीढ़ीदार क्रम के अंदर यानी नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो छोटी छोटी यानी क्या बन जाती है, छिपटिकाओं का निर्माण उसके यानी सीढ़ी के निचले पायदान पर होता है, जिसको हम छिपटिका के नाम से जाना जाता है। जलज गर्तिका क्या होता है, बेसिकली हमने देखा था भी कोई नदी प्रवाहित होती है और नदी की तलहटी के अंदर यानी कंकड़ पत्थरों के कारण यदि अपर्दन हो जाता है तो धीरे धीरे वहां पूरे जल भंवर बनने लगते हैं और ये भाग नीचे गड्ढा बन जाता है, जिसको हम जलज गर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ये शिलाकृतियां तो हमने नदी घाटी के द्वारा निर्मित ऊपरी भाग के अंदर निर्मित शिलाकृतियों को पूर्व के वीडियो में हमने देख लिया था, तो उसका विस्तार हम वहां से देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नदी घाटी के यानी मध्यवर्ती भाग में निर्मित शिलाकृतियां। देखिए जैसे ही नदी क्या करती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पठारों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो नदी का ढाल है वो कम हो जाता है और थोड़ा वेग थोड़ा सा बढ़ेगा।
जिसके कारण नदी अपने तट यानी मुख्य रूप तलहटी का अपरदन कम करती है, पार्श्व का अपरदन ज्यादा करती है। और नदी का थोड़ा वेग कम होगा तो नदी के मार्ग में रुकावट आती है, तो नदी मुख्य रूप से सर्पाकार मार्ग में बहना लग जाती है, कई बार तो ज्यादा विस्तृत हो जाती है, जिससे गोपुर झील का निर्माण होता है। तो नदी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित जलाकृतियों में हम एक देखते हैं जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु ये डायग्राम दिया गया, जैसे यहाँ से कोई ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी यानी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जैसे मैं उदाहरण दूं, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश से यानी शिवालिक पर्वत श्रेणियों से जब नदियां नीचे उतरती है तो वहां क्या करती है, ढाल कम होने के कारण नदी का जो भारवहन होता है क्षमता, उसमें कंकड़ पत्थर बजरी वो क्या करती है, गिरपदीय यानी शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्रों के अंदर यहाँ जमा करना प्रारंभ कर देती है इस क्षेत्र में। और जमा करते करते यदि इसकी आकृति शंकुआकार आकृति में बन जाएगी, यानी इस प्रकार गिरपदीय क्षेत्रों में छोटे छोटे मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से यानी शंकुआकार शेप के अंदर, यानी जैसे ये नदी आ रही यहाँ से यहाँ कंकड़ पत्थर जमा हुआ और एक शंकु का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी जो चूंकि यह क्रिया नदी के जलोढ़क पदार्थों से हुई है, जलोढ़क में कंकड़ पत्थर बजरी विभिन्न प्रकार के अवसाद इसके अंदर होते हैं, इसलिए इस लाकृति को जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। तो रटना नहीं है, सीधा सा बात है, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो नदी के अंदर जो भारवहन की क्षमता कम होती है, जिसके कारण जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी है वो गिरपदीय क्षेत्रों में जमा होने लग जाती है, तो उसका शेप बन जाता है शंकु के आकार का। इसलिए और चूंकि इस शंकु का निर्माण किसी हुआ, जलोढ़क से, और जलोढ़क में कंकड़ पत्थर बजरी है, तो इस प्रकार के शंकु को जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। फिर होता है यानी भारत का जो भाबर प्रदेश के ऊपर वाला जो भाग है, शिवालिक का निचला भाग गिरपदीय क्षेत्र, वहां पर ऐसे जलोढ़ शंकु अधिक संख्या में प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। इसके अलावा यूएसए की जो मध्य घाटी है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की मध्य घाटी एक सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। या उसी क्षेत्र के अंदर सान जुआन पर्वत में भी जलोढ़ शंकु के उदाहरण मिलते हैं। और ये यानी आगे यूपीएससी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जलोढ़ शंकु का निर्माण कौन सी यानी मुख्य रूप से नदी घाटी करते हैं। यूएसए के अंदर जो मर्द घाटी है वो जलोढ़ शंकु का निर्माण इसके अंदर करती है। अब नेक्स्ट आकृति देखते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ और यानी वही प्रकार का यानी महीन से लेकर कंकड़ पत्थर बजरी युक्त वाला जो क्षेत्र है, पंख का मतलब होता है गाद या कीचड़। देखिए जब यानी हिमालय नदियां शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर से यानी जलोढ़ शंकुओं के मध्य वाले मार्ग से होते हुए आगे जब बढ़ती है भाबर प्रदेश में, और भाबर प्रदेश के अंदर यानी जो कंकड़ पत्थर महीन जो गाद युक्त वाला जो क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या है यानी वहां पंख का निर्माण करती है। और पंख और जलोढ़ शंकु में अंतर यह है कि पंख में जलोढ़ शंकु में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे, थोड़ा पंख से ऊपर बनेगा, और जब नीचे जो मलबा बच गया शेष नदी के द्वारा जहां आगे बहन नहीं कर सकती, तो उस क्षेत्र में क्या है यानी जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख बेसिकली इसके अंदर क्या है ढाल कम होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं इनकी चौड़ाई अधिक मिलेगी और इसकी ऊंचाई कम मिलती है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे ये कोई नदी आई और नदी क्षेत्र के अंदर जैसे गिरपदीय क्षेत्र के अंदर या इस प्रकार की आकृति का यानी जिसका चौड़ाई अधिक होगी ढाल इसका कम मिलेगा, और मुख्य रूप से क्या है महीन बारीक कणों की प्रधानता होगी जलोढ़ शंकु की उपेक्षा। हालांकि इसमें भी मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। जैसे हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान देखा था, तो विशाल मैदान का जो उत्तरी भाग जिसके अंदर भाबर प्रदेश था, तो जिसमें सैकड़ों चट्टानें पाई जाती है, तो उसमें जलोढ़ पंख प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि लंबी जड़ों वाले पेड़ पौधे इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये हो गया जलोढ़ पंख, यानी जब नदी
गिरपदी क्षेत्र से आगे बढ़ती है तो जलोढ़ शंकु के बाद जो महीन जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में या भावर प्रदेश में, विशेष तौर पर भारत में देखें तो वहां पर क्या होता है, यानी अधिक चौड़ाई के अंदर कम ऊंचाई के अंदर मध्य ढाल वाला जो पंख या जो कीचड़ या दलदल वाला जो क्षेत्र जमा होता है, बेसिकली शंकु की अपेक्षा इसका ढाल मंद होगा, चौड़ाई अधिक होगी और मुख्य रूप से क्या है, ऊंचाई इसकी कम मिलती है। तो ऐसा दलदल कीचड़ युक्त जो यानी जलोढ़ों का निर्माण से जो पंख बनता है, जिसको हम जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम बात करते हैं कि जलोढ़ पंख है वो मुख्य रूप से यानी भारत की, चाहे हम बात करते हैं इधर गंगा नदी है या प्रमुख रूप से सिंधु नदी भी जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। तो कई नदियां हैं वो जलोढ़ पंख का निर्माण इसके अंदर करती है। अब हम बात करते हैं कि नदी विषण। देखिए जैसे नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करने के कारण उस क्षेत्र के अंदर ढाल और वेग दोनों ही कम हो जाता है और नदी के मार्ग के अंदर जब रुकावट आती है तो क्योंकि नदी का ढाल और वेग कम हो जाता है। ढाल और वेग कम होगा ना तो नदी का जो यानी बात करते हैं मध्यवर्ती भाग में सलाकर का निर्मित हो गया, तो ढाल और वेग कम होने के कारण यानी नदी में थोड़ी सी रुकावट आती है, नदी मुख्य रूप से मोड़ ले लेती है। तो इस प्रकार ढाल और वेग कम होने के कारण जैसे इस रेखा चित्र में दिया गया, ये नदी प्रवाहित होती है और नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़, लेकिन फिर दूसरे स्टेज के अंदर नदी के अंदर थोड़ा सा आगे रुकावट आई तो थोड़ा और विसर्पाकार मार्ग के अंदर शेप ले लेती है। और कई बार क्या होता है कि नदी मुख्य रूप से यानी ज्यादा रुकावट आने के कारण अधिक विसर्पाकार हो जाती है, जिसके क्षेत्र में यानी जमा हो जाता है और यहाँ कटाव की क्रिया होती है। उत्तर और अवतर ढाल पर यानी एक साइड में जमाव होगा और एक साइड में दशा होता है, जिसके कारण नदी ज्यादा ही विसर्पित हो जाती है। और फिर नीचे स्टेज में दिखाया गया है तो ऐसा जो मोड़दार आकृति के अंदर जो मुख्य रूप से जो स्थलाकृति नदी बनाती है मध्यवर्ती भाग में, जिसको हम नदी विषृत के नाम से जाना जाता है। देखिए एक नदी है टर्की की मेंडायर नदी है। तो इस प्रकार यानी जब समुद्र में गिरने से पूर्व सांप की भांति बलखाती हुई बहती है, तो ऐसी जो स्थलाकृति बनती है उसको हम नदी विषृत के नाम से जाना जाता है। तो टर्की की मेंडायर नदी है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है वो भी माना जाता है। हालांकि भारत में गंगा नदी भी यानी मैदानी भागों में थोड़ा सा घुमावदार आकृति के अंदर प्रवाहित प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा इटली की पो नदी है वो भी विसर्पाकार मार्ग में बहती है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी नदी है वो भी विसर्पाकार मार्ग के अंदर प्रवाहित होती है। तो देखिए एक स्थलाकृति दूसरी स्थलाकृति से जुड़ी हुई है। तो जब नदी ज्यादा विसर्पित हो जाती है तो कई बार क्या होता है, अचानक ऊपरी भाग में वर्षा अधिक होने या वेग अधिक होने के कारण नदी सीधा मार्ग अपना लेती है और जो नीचे जो मुख्य रूप से यानी छोटी जो घुमावदार शेप के अंदर जो आकृति बनी थी उसमें जब भर जाता है और वो एक यानी झील का निर्माण हो जाता है। और बेसिकली इसकी जो आकृति होती है वो गाय की खुर जैसी होती है, इसलिए इस झील को कहा जाता है गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो गोखुर झील क्या होगी, जब नदी विसर्पाकार मार्ग में अधिक ज्यादा विसर्पित हो जाती है तो अधिक ज्यादा मोड़ ले लेती है, तो अचानक जब नदी के मार्ग में ऊपर में जल की मात्रा अधिक वृद्धि हो जाने के कारण नदी सीधा मार्ग अपना लेती है और उस क्षेत्र के अंदर यानी विसर्पाकार जो मोड़ पड़ गया था, मोड़ को नदी के मार्ग से अलग हो गया तो वो एक छोटी झील बन जाती है और झील की आकृति गाय के खुर जैसी होती है, इसलिए ऐसी झील को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। और गोखुर झील के उदाहरण की यदि हम बात करते हैं, इटली की पो नदी है, पो नदी इटली की,
इसके अलावा भारत की गंगा नदी भी मुख्य रूप से क्या है, यानी गोकुल झील का निर्माण करती है। इसके अलावा मुख्य रूप से अमेरिका की मिसिसिपी नदी है, वो भी गोकुल झील का निर्माण है, वो प्रमुख रूप से क्या है, करती है। तो ये सलाहकृति आ जाती है भाई गोकुल झील के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 सलाहकृतियां होगी। इसके अलावा एक सलाहकृति आज हम और देख लेते हैं, गुम्फित नदी। गुम्फित नदी बेसिकली क्या होता है, नदी के मध्यवर्ती भाग में जब जैसे जैसे नदी आगे की तरफ समुद्र की तरफ बढ़ती जाती है, नदी का ढाल और वेग दोनों कम हो जाते हैं और नदी क्या करती है, आगे यानी थोड़ी सी मार्ग में रुकावट आ जाती, छोटी छोटी बालुका के रोध भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो नदी वहां मुख्य रूप से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। और नदी मुख्य रूप से जैसे जैसे कई धाराओं में बहती हुई संयुक्त रूप से जब बहेगी, तो ऐसी स्थलाकृति के अंदर यानी देखने पर लगेगा जैसे कई धाराएं आपस में गुंथी हुई हो, जैसे प्रकार चोटियां गुंथी होती है ना, उसी प्रकार ये आपस में गुंथी हुई होती है। तो ऐसी स्थलाकृति को गोकुल यानी ऐसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए गुम्फित नदी के अंदर यदि आप देखें तो इसके अंदर यानी नदी का यानी गहरी कम होगी, चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, चौड़ा कम होगा, चौड़ी अधिक होगी तो वेग कम होगा। तो नदी के मार्ग में यानी बालुका के यदि अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे तो वो नदी 2 धाराओं में बहती है। फिर जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से 2 धाराओं में बढ़ती, यहाँ कोई अवरोध आए, यहाँ 2 धाराओं में बढ़ते हुए यहाँ यानी कई धाराएं आपस में प्रवाहित होती है और दूर से देखने पर ये आपस में गुंथी भी प्रतीत होती है। जो ऐसी स्थलाकृति को गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलो आज की अंतिम स्थलाकृति और देख लेते हैं, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान। इन दोनों स्थलाकृति एक ही डायग्राम के माध्यम से इसको स्पष्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए नदी जब मैदानी भागों में से होकर प्रवाहित होती है तो मैदानी भागों में नदियों के अंदर वर्षा की ऋतु के अंदर क्या होता है, यदि जल की मात्रा अधिक होती है और नदी के जल की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होगी बेसिकली, तो नदी के अंदर क्या होता है, फुल हो जाता है जल और ओवरफ्लो होता है और नदी के आसपास वाला जो तटबंध होता है उससे पानी छलक छलक के मुख्य रूप से क्या है, आसपास के क्षेत्रों में बिखरता है, जिसके कारण छलकेगा तो नदी के आसपास का जो तटबंध है यानी किनारा है वहां पर मिट्टी का जमा होने लग जाता है। मिट्टी का जब जमा होगा तो तटबंध है वो मुख्य रूप से विस्तारित हो जाता है। तो ऐसी स्थलाकृति को नदी तटबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए मैदानी भागों में जब वर्षा ऋतु वर्षा का जल होता है तो नदी के अंदर यानी जल की मात्रा अधिक होने के कारण नदी के साथ जो जलोढ़ पदार्थ आता है वो यानी नदी का जल से नदी का जल छलक छलक के निकलता है ऊपर से, यानी फुल हो जाती है तो और फुल हो जाती तो उसके नदी का आसपास वाला जो तटबंध होता है वहां पर मिट्टी का जमा होने लग जाता है। तो ऐसी स्थलाकृति को तो कहते हैं नदी तटबंध या प्राकृतिक तटबंध या नदी तटबंध के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं बाढ़ का मैदान। देखिए जब और ज्यादा वर्षा होती है ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में, बादल फटने की या भयंकर वर्षा होती है तो कई बार क्या होता है, नदी से छलक के में निकलकर या तो नदी को तोड़ देता है या और फ्लो ज्यादा स्पीड से होता है तो आसपास का जो निचला भाग है नदी के बेसिन वाला उस क्षेत्र में यानी वो जल भर जाता है और जल के साथ होता है जलोढ़ पदार्थ और धीरे धीरे कुछ जल तो वो यानी जब नदी के अंदर बाढ़ की मात्रा कम हो जाती है कुछ तो भूमिगत चला जाता है, कुछ क्या होता है नदी के अंदर निखर कर वापस प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार उस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमा होने लगता है और ये क्रिया प्रतिवर्ष नदी करती है। जैसे हमने देखा था ना खादर और बांगर, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर यानी खादर क्या है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला जो मैदानी भाग है जहाँ प्रतिवर्ष नदियां बाढ़ लेके आती है और वह बाढ़ के द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग है वो मुख्य रूप से बाढ़ का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखी जलोढ़ शंकु
जलोढ़ नदी, विसर्ग, गोकुल झील, गुम्बित नदी, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान। अब 2 स्थलाकृतियां बचती है, डेल्टा और जवाहरत भूख। डेल्टा भी कई प्रकार का होता है, डेल्टा में 7 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, कई प्रकार के डेल्टा हैं, तो जिसको हम अगले जो चैप्टर शुरू करेंगे उसकी भूमिका से पूर्व इसका अपने क्या है, इन 2 स्थलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि जो ये पीछे वीडियो जो बना रखे हैं उनका अवलोकन करें, ताकि क्योंकि इनके लगभग एक टॉपिक के 2 से 3 वीडियो बनते हैं, हम छोटे छोटे 20 से 25 मिनट के वीडियो बनाते हैं, तो उसको आप कंटिन्यू प्रोसेस में देखेंगे तो ये सलाह करते हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पूर्व जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वाले वीडियो का अवलोकन करें, ताकि ये जो सलाहकृतियां हैं, क्योंकि एक सलाहकृति दूसरी सलाहकृति से आपस में कोरिलेटेड है और इसमें कंपटीशन से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। गोकुल झील किसके द्वारा निर्मित सलाहकृतियां हैं, वायु के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमनदी के द्वारा, तो इसके अंदर यानी इस तरीके के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, या 2-2 नंबर के प्रश्न भी इसके अंदर यानी बनते हैं। जो नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा इसमें जो कंपटीशन से संबंधित 8-10 प्रश्न जो बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आर्मी हो, जीडी की भर्ती हो या अन्य कंपटीशन के एग्जाम हो, उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनको हम अगले वीडियो में उसके साथ अब डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।